हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम मेडिकल साइंस को बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड enjoyable. Today we are going to discuss something very interesting topic regarding hematology, pathology as well as physiology. Students, it is the topic which is also used in different medical science fraternity. Students, the topic name is hemostasis and coagulation. आई नो आपने ये टॉपिक पहले भी अपने क्लास 12th एंड 11th में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग के नाम से डिस्कस ज़रूर किया है. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, हीमोस्टेसिस एंड कोएगुलेशन आर टू डिफरेंट टर्म्स जिनके बीच में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वो हम आज समझेंगे. बट इसके लिए आपको अगर हीमोस्टेसिस और कोएगुलेशन का पूरा मैकेनिज्म समझना है तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज में. बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन अलग से डिस्कस किया जा रहा है जहाँ पर हम एंडोक्राइन फिजियोलॉजी को कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन ये आपकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है जहाँ पर आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस and different terms which are associated with the hemostasis. स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं, इसलिए ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर भी ईयर के मेडिकल एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. वी ऑल नो हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. और जब भी एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बात की जाए तो उसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट होना चाहिए. लेकिन जब भी आपकी बॉडी में कहीं पर वस्कुलर इंजरी होती है, कोई डैमेज होता है, तो उस सिचुएशन में इसी ब्लड के कंपोनेंट्स का यूज करके उस डैमेज्ड ओपनिंग को सील कर दिया जाता है. आखिर आपकी बॉडी किस तरीके से नॉर्मल सिचुएशन में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखने में हेल्प करता है और किस तरीके से ड्यूरिंग इंजरी आपकी बॉडी में यही ब्लड उस वस्कुलर ओपनिंग को, उस डैमेज्ड ओपनिंग को सीलेंट की तरह सील करने में हेल्प करता है. इन दोनों कंसेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज के लिए हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट इज ऑल अबाउट हीमोस्टेसिस, कोएगुलेशन एंड हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर लिक्विड फॉर्म में रखने में हेल्प करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टर्म hemostasis. So let's define what is hemostasis. Students, as we all know, most of the medical terms are derived from the Greek. Also, hemostasis is a Greek term which is composed of two different words. Hemo word refers to the blood or bleeding. Stasis means to stop or the stoppage of. So you can simply say hemostasis literally means stoppage of bleeding. If you see the definition, hemostasis is precisely orchestrated process involving the platelets, clotting factors and endothelium that occurs at the site of vascular injury. It means hemostasis का मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी पर्सन की बॉडी में वस्कुलर साइट पर कोई इंजरी होती है, वस्कुलर साइट यानी कि उसकी ब्लड वेसल में कोई इंजरी होती है, तो उस इंजरी के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी के अंदर पहले से एक ऑर्गेनाइज किया हुआ सिक्वेंशियल स्टेप में चलता हुआ एक मैकेनिज्म है जिसमें प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर एंड एंडोथीलियम साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में मिलकर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एंड कल्मिनेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट. जब भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर, एंडोथीलियम एज वेल एज प्लेटलेट्स हीमोस्टेसिस नाम के इस सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं तो रिजल्टेंट आपका एक ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है.
विच सर्व्स टू प्रिवेंट और लिमिट द एक्सटेंट ऑफ ब्लीडिंग, जो कि आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करता है, या फिर जो लेवल था आपकी ब्लीडिंग का उसे डिक्रीज करने का काम करता है। सो स्टूडेंट्स, हीमोस्टेसिस वर्ड से आप ये समझे कि हीमोस्टेसिस बॉडी में प्रिसाइसली ऑर्गेनाइज किया हुआ वो सीक्वेंशियल मैकेनिज्म है जो कि एक सीक्वेंस में चलता है जब भी आपकी बॉडी में कहीं पर वस्कुलर इंजरी होती है। जैसे ही वस्कुलर इंजरी देखने के लिए मिलती है, आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जिसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हो रही होती हैं: प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर एंड एंडोथीलियम। ये तीनों चीजें आपस में मिलकर रिजल्टेंट ब्लड क्लॉट को फॉर्म करती हैं एट द साइट ऑफ वस्कुलर इंजरी, जिसकी वजह से वस्कुलर इंजरी की साइड से जो ब्लीडिंग हो रही थी, उस ब्लीडिंग का जो लेवल है वो लिमिट या प्रिवेंट कर दिया जाता है। अब बॉडी में ये हीमोस्टेसिस 2 तरीके से देखने के लिए मिल सकता है। कई इंडिविजुअल की बॉडी में हीमोस्टेसिस बहुत कम देखने के लिए मिलता है, तो जिनकी बॉडी में रिड्यूस्ड हीमोस्टेसिस देखने के लिए मिलता है, उनकी बॉडी में हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरे टाइप के जो पीपल्स होते हैं, उनकी बॉडी में हीमोस्टेसिस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और जिनकी बॉडी में इंक्रीज्ड हीमोस्टेसिस देखने के लिए मिलता है, उनकी बॉडी में थ्रोम्बोटिक या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स में कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी बॉडी में हेमरेजिक डिसऑर्डर्स और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स दोनों देखने के लिए मिलते हैं। हेमरेजिक डिसऑर्डर्स की वजह से उनकी बॉडी में ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है, एज वेल एज क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से उनकी बॉडी में क्लॉटिंग देखने के लिए मिलती है। और जिन इंडिविजुअल्स में ब्लीडिंग और क्लॉटिंग साथ में देखने के लिए मिलती है, उनमें एक कंडीशन देखने के लिए मिलती है जिसे कहा जाता है DIC, which is known as disseminated intravascular coagulation. Disseminated intravascular coagulation को हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू शुड रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग हीमोस्टेसिस। आई होप स्टूडेंट्स आप हीमोस्टेसिस की डेफिनेशन समझ चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज कोएगुलेशन और क्लॉटिंग, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हीमोस्टेसिस और कोएगुलेशन आर सिमिलर थिंग, बट नॉट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कोएगुलेशन। सो कोएगुलेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। अगर आप देखो, ये कोएगुलेशन आपके प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है। आपका प्लाज्मा अकेले भी कोएगुलेट हो सकता है। प्लाज्मा अलोन कैन कोएगुलेट। As you can see, it means coagulation does not mandatorily requires platelets, RBCs and WBCs। यानी कि coagulation के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको platelets, RBC और WBC ही चाहिए। आपका प्लाज्मा अकेले भी itself coagulate हो सकता है। कोएगुलेशन एक्चुअल में क्या होता है, ये आपको आज समझ आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपसे पूछा जाता है कि कोएगुलेशन और क्लॉटिंग क्या होती है, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो आंसर होता है वो होता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट एट द साइट ऑफ वस्कुलर इंजरी, या WBC, RBC और प्लेटलेट साथ में मिलकर वस्कुलर इंजरी वाले साइट पर जो क्लॉट फॉर्म करते हैं उसे कोएगुलेशन कहते हैं। नो, द एक्चुअल टर्म कोएगुलेशन डिफाइंस द प्रोसेस बाय विच soluble fibrinogen converted into insoluble fibrin। कोएगुलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आपके प्लाज्मा में soluble fibrinogen नाम का प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू insoluble fibrin स्ट्रैंड्स में। स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन है, ये नॉर्मली और इनएक्टिवली आपके ब्लड में पाया जाता है। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो तो आपके अंदर ब्लड में ये सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन इनएक्टिवली पाया जाता है, यानी कि एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये प्रोड्यूस करवाया जाता है आपके लिवर के द्वारा। दैट्स वाई, क्योंकि आपका प्लाज्मा इस फाइब्रिनोजन को कंटेन करता है, दैट इज वाई every drop of your blood circulation has some amount of fibrinogen। आपके ब्लड सर्कुलेशन की हर एक ड्रॉप के पास सर्टेन अमाउंट में फाइब्रिनोजन पाया जाता है, और ये फाइब्रिनोजन अकेले ही
प्लाज्मा को कोएगुलेट कर सकता है। It does not require RBC, WBC and platelets mandatorily. आई होप स्टूडेंट्स अब आप समझ चुके होंगे कि कोएगुलेशन एंड हीमोस्टेसिस दो डिफरेंट मैकेनिज्म है। कोएगुलेशन एक्चुअल में हीमोस्टेसिस का एक स्टेप है जिसमें प्लाज्मा में प्रेजेंट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जबकि हीमोस्टेसिस वो सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है बॉडी का जिसमें प्लेटलेट्स, एंडोथेलियम और क्लॉटिंग फैक्टर साथ में मिलकर एक ब्लड क्लॉट को फॉर्म करते हैं जो कि डैमेज्ड वस्कुलर साइट पर ब्लीडिंग के लेवल को लिमिट करने में हेल्प करता है। दैट इज हीमोस्टेसिस। सो बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नाउ स्टूडेंट्स, हीमोस्टेसिस को समझने के लिए हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो एवरी सिंगल मैकेनिज्म विच इज इन्वॉल्व्ड इन हीमोस्टेसिस, क्योंकि हमने कहा था हीमोस्टेसिस एक सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है, तो हर एक सीक्वेंस को हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द आर्टेरियोलर वेजोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जिसे आप प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी कहते हो, platelet adhesion, platelet activation, platelet aggregation. Also, we will discuss second hemostatic plug. You can say secondary hemostasis. And then we will discuss clot, thrombus and embolus like terms. Okay, students, before delving into the magical and interesting journey of hemostasis, first we should discuss something basics. एज यू ऑल नो, हम सब के अंदर जो नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इस नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमेशा ब्लड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। विद इन अवर नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फॉर्म और यू कैन से लिक्विड फॉर्म। व्हेनेवर एनी पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज डैमेज्ड, जब भी आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम और यहाँ पर ये डैमेज हुआ है, सो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स, उस डैमेज के होने के कुछ ही सेकेंड्स और मिनट्स के अंदर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड अ सेमी सॉलिड मास विल बी फॉर्म्ड। ब्लड के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे मिलकर ब्लड बना होता है, ब्लड के वही कंपोनेंट आपस में मिलकर एक सेमी सॉलिड मास को फॉर्म करने लगते हैं एंड देन यही सेमी सॉलिड मास विल प्लग दिस डैमेज्ड ओपनिंग। यही सेमी सॉलिड मास देन आपकी उस इंजर्ड ओपनिंग को प्लग करने में हेल्प करता है, विच हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्सटेंसिव लॉस ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से आपका ब्लड का जो एक्सटेंसिव लॉस होना था वो प्रिवेंट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? हमारी बॉडी के अंदर जब भी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर बात करी जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही इंजरी होती है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स सेमी सॉलिड मास फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड एंड देन दिस सेमी सॉलिड मास विल प्लग द ओपनिंग ऑफ द डैमेज्ड वस्कुलर साइट ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चलता है दैट गॉड हैज गिवन सम ब्यूटिफुल मैकेनिज्म विद इन अवर बॉडी जो कि हमारी बॉडी को किसी भी डैमेज से खुद ही बचाने में हेल्प करता है। जब भी बॉडी में कोई डैमेज होगा तो बॉडी खुद ही उसे हील करने में मदद करेगी। स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट लाइक योकोहामा जापानीज टायर मैन्युफैक्चरर्स। अगर आपको इनके बारे में पता है, ये आपके ऐसे जापानीज मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने सेल्फ सीलिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, यानी कि इनके द्वारा कुछ ऐसे टायर्स बनाए गए हैं जिन टायर्स के अंदर ऐसा केमिकल है जो कि सेल्फ सीलिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है। जब भी इनके टायर्स में कोई पंक्चर देखने के लिए मिलेगा तो पंक्चर साइड से जो एयर बाहर निकल रही होगी, एयर के प्रेशर का यूज करके इन ट्यूब्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स को फिल किया हुआ है कि जब भी कहीं पर कोई पंक्चर होगा तो ये केमिकल्स सीलेंट की तरह काम करके उस पंक्चर साइट पर जाकर उस होल को सील कर देते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ सील टायर का, ये आपके टोक्यो मोटर शो 2019 में सबसे पहले डिस्कस किया गया। आपके जापानीज मैन्युफैक्चरर्स 2019 में ये चीज डिस्कस कर पाए।
but the nature developed this mechanism millions of years back. Isn't it interesting? नाउ स्टूडेंट्स के माइंड में अब दो क्वेश्चन ऑर्गेनाइज होते हैं. सबसे पहला, हाउ ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल ब्लड इज केप्ट एज लिक्विड फॉर्म. आखिर जब आपका एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात की जाए तो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही कैसे एग्जिस्ट करता है. एंड क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ड्यूरिंग इंजरी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड कैन प्लग द डैमेज ओपनिंग. कैसे जब भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई इंजरी होती है तो ब्लड के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में मिलकर उस डैमेज्ड ओपनिंग को प्लग कर देते हैं. सो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है. सो लेट्स डिस्कस दिस. सो स्टूडेंट्स, द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस मास्टर डायग्राम. इस मास्टर डायग्राम के थ्रू आप समझ जाओगे कि हमारी बॉडी में नॉर्मली ब्लड लिक्विड फॉर्म में ही कैसे एग्जिस्ट करता है. तो हर एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है, लाइक आर्टरीज, वेन्यूल्स, आर्टेरियोल्स, वेन्स एज वेल एज कैपिलरी. तो यहाँ पर मैंने आपको एक कैपिलरी का डायग्राम बनाकर दिखाया है. इस कैपिलरी के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. फर्स्ट वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट बीनीथ द एंडोथीलियम. एंड इस एंडोथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे भी एक लेयर होती है जो आपको यहाँ पर ब्राउन कलर की दिख रही है. दिस ब्राउन कलर्ड लेयर इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कोलेजन. इट इज ऑल्सो नोन एज सब एंडोथीलियम, क्योंकि ये एंडोथीलियम के नीचे पाई जाती है तो नीचे के लिए यूज किया जा रहा है वर्ड सब, एंड एंडोथीलियम के नीचे है, दैट इज वाई सब एंडोथीलियम. इसके अलावा आपको इस कोलेजन फाइबर के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बाहर भी कुछ रेड कलर की मसल्स दिखाई दे रही हैं जिन्हें आप स्मूथ मसल्स कहते हो. एंड दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अ कैपिलरी. नाउ इस कैपिलरी के अंदर या आपकी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड को लिक्विड फॉर्म में कैसे मेंटेन किया जा रहा है, इसके लिए हर एक लिविंग बॉडी के अंदर चलता है एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म. अगर ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर ये एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड को लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए. एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म यानी कि ऐसा मैकेनिज्म जो कोएगुलेशन के अगेंस्ट काम करता है, यानी कि जो नॉर्मली किसी की बॉडी में क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. स्टूडेंट्स, पहले के टाइम पर हम एंडोथीलियम को जस्ट एक नॉर्मल मेम्ब्रेन के रूप में जानते थे, बट आज के टाइम पर एंडोथीलियम इज द मोस्ट एक्टिवली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. आज के टाइम पर आपकी ये एंडोथीलियम को सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव मेम्ब्रेन कहा जाता है. वो समय गया जब एंडोथीलियम का कोई फंक्शन ही नहीं पता था. आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म इस एंडोथीलियम के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं, जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म है कि आपका एंडोथीलियम एक नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन एज वेल एज एडीपी डीफॉस्फेटेजेस जैसे सब्सटेंसेस को रिलीज करने का काम करता है. नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज स्पेसिफिकली PGI2 यानी कि प्रोस्टासाइक्लिन. ये दोनों ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक नॉर्मल एंडोथीलियम के द्वारा प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपके प्लेटलेट्स को एंडोथीलियम पर अटैच होने से रोकते हैं. लेकिन कैसे? जब भी आपका ब्लड इस ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट कर रहा होगा, सो प्लेटलेट इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड. तो प्लेटलेट भी इस ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट कर रहा होगा. क्योंकि एंडोथीलियम नॉर्मल सिचुएशन में नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन को रिलीज कर रही थी, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन प्लेटलेट्स के सरफेस पर पाए जाने वाले इन रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड करता है और उन्हें इनएक्टिव कर देता है. अब क्योंकि प्लेटलेट्स को एंडोथीलियम से अटैच होने के लिए या फिर क्लॉटिंग करने के लिए उसके रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन जरूरी है,
लेकिन इस एक्टिवेशन को तो इनएक्टिव कर दिया गया वाया नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2। इस वजह से एंडोथेलियम से रिलीज होने वाले इस नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन को एंटी प्लेटलेट एजेंट कहा जाता है, क्योंकि दैट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ प्लेटलेट्स ऑन द एंडोथेलियल सरफेस, क्योंकि ये दोनों एजेंट प्लेटलेट्स को एंडोथेलियल सरफेस पर बाइंड करने से रोकते हैं। कैसे? बाय इनएक्टिवेटिंग प्लेटलेट रिसेप्टर, प्लेटलेट के रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट करके। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे ब्लड में एडीपी नाम के मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, विच इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि इन प्लेटलेट्स को एंडोथेलियम से बाइंड करवाने में हेल्प करते हैं। लेकिन नॉर्मल एंडोथेलियम एडीपी डीफॉस्फेटेजेस को भी रिलीज करती है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट एडीपी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स और एंडोथेलियम की जो बाइंडिंग थी वो इनहिबिट हो जाती है। एज यू कैन सी, आई हैड आल्सो रिटर्न दैट एडीपी डीफॉस्फेटेजेस ब्रेक्स एटीपी। एडीपी डीफॉस्फेटेज नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फेट को डिलीट करता होगा, यानी कि एडीपी को तोड़ता होगा। और एडीपी को तोड़कर क्या करता है? क्योंकि एडीपी का काम था प्लेटलेट्स को एंडोथेलियम पर बाइंड करवाना, तो अब ये एक्टिविटी यहां पर देखने के लिए नहीं मिल सकती। So this is the first mechanism which is done by your normal endothelium when there is a no injury within our body. Second mechanism, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वहां पर क्योंकि एंडोथेलियम भी अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो एंडोथेलियम का एक काम होता है कि वो हिपैरिन सल्फेट को अपने सरफेस पर एक्सप्रेस करता है। एज यू कैन सी, दिस इज योर हिपैरिन सल्फेट। और हिपैरिन सल्फेट आपके ब्लड में प्रेजेंट एक इनएक्टिव प्रोटीन या एक इनएक्टिव एंजाइम से जाकर बाइंड करता है, दैट इज एंटी थ्रोम्बिन 3। जैसे ही एंटी थ्रोम्बिन 3 नाम का एंजाइम हिपैरिन सल्फेट से जाकर बाइंड करता है, तो अब आपका ये इनएक्टिव एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिव एंटी थ्रोम्बिन 3 में कन्वर्ट हो जाता है। एज यू कैन सी, whenever heparin sulfate binded with antithrombin 3, which is normally found in the blood, it will become activated। जैसे ही heparin sulfate blood में present antithrombin 3 से bind होता है, ये antithrombin 3 को एक्टिवेट कर देता है। और ये antithrombin 3 एक कटर की तरह काम करता है। ये antithrombin 3 थ्रोम्बिन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जैसा कि इसका नाम ही बताता है, एंटी थ्रोम्बिन, इट मींस इट इज वर्किंग अगेंस्ट दी थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आपका एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो क्लॉटिंग में मदद करता है, लेकिन क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट हो चुका है, तो ये थ्रोम्बिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। थ्रोम्बिन के साथ साथ ये फैक्टर नंबर 10 और 90 भी इनएक्टिव करने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल इस ब्लड वेसल के आगे किसी पॉइंट पर इंजरी हुई होगी और आपके एक्टिवेटेड फैक्टर्स लाइक थ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 10 और 9 आपकी इस नॉन इंजर्ड साइट पर आ जाते हैं, तो नॉन इंजर्ड साइट पर ये तीनों फैक्टर्स कहीं क्लॉटिंग ना करवा दे, इस प्रोसेस को रोकने के लिए आपका एंटी थ्रोम्बिन 3 हेपैरिन सल्फेट के साथ मिलकर इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दिस इज ऑल्सो अ एंटीकोएगुलेट मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी। नेक्स्ट, एंडोथेलियम जब नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन अपना परफॉर्म कर रही होती है, तो नॉर्मल सिचुएशन में ये एक और मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस कर रही होती है अपने सरफेस पर। इस मॉलिक्यूल का काम होता है, अगर नॉन इंजर्ड साइट पर कभी भी थ्रोम्बिन आ जाए तो उस थ्रोम्बिन को अपने साथ बांध देना या फिर अपने साथ बाइंड करवा देना। और जैसे ही ये थ्रोम्बिन के साथ जाकर बाइंड कर जाता है, ये मॉलिक्यूल थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को ही मॉडिफाई कर देता है, क्योंकि थ्रोम्बिन इस मॉलिक्यूल से बाइंड होने के बाद अपनी एक्टिविटी को मॉडिफाई कर देता है। इस वजह से इस मॉलिक्यूल को थ्रोम्बोमोडुलिन कहते हैं, जो थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को मॉडिफाई कर देता है।
नॉर्मली थ्रोम्बिन आपका एक प्रो कोएगुलेंट होता है, यानी कि जो कोएगुलेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोडुलिन के साथ जाकर बाइंड कर जाता है तो ये आपके ब्लड में प्रेजेंट एक इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव कर देता है, विच इज प्रोटीन सी। एज यू कैन सी, थ्रोम्बोमोडुलिन जैसे ही सर्कुलेटिंग थ्रोम्बिन से बाइंड हो जाता है, ये आपके ब्लड में प्रेजेंट इनएक्टिव प्रोटीन सी को एक्टिव प्रोटीन सी में कन्वर्ट कर देता है। और ये एक्टिव प्रोटीन सी क्या करने का काम करता है, अगर आपके इस ब्लड वेसल के आगे की तरफ कहीं पर इंजरी हुई है और वहां से एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 5 और 10 जैसे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर इस साइट पर आ रहे होंगे, तो ये प्रोटीन सी एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 5 और 8 को डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से अनवांटेड थ्रोम्बोसिस या अनवांटेड क्लॉटिंग देखने के लिए ना मिले। अंडरस्टैंड? इस तरीके से आपकी बॉडी में एंडोथीलियम नॉन इंजर्ड सर्कुलेटरी पार्ट को अनवांटेड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने का काम करता है। इसके अलावा एक लास्ट ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके एंडोथीलियम के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है ब्लड को नॉर्मल सिचुएशन में लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए। देखिए, नॉर्मल एंडोथीलियम एक और मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, दैट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ब्लड में प्रेजेंट एक इनएक्टिव प्लाज्मिनोजन नाम के प्रोटीन को एक्टिव प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। नाउ ये एक्टिव प्लाज्मिन एक कटर की तरह काम करता है, जो कि कभी भी अगर आपकी इस नॉन इंजर्ड ब्लड वेसल की साइट पर अगर फाइब्रिन, एक्टिव फाइब्रिन आ जाता है, जो कि आपका एक क्लॉटिंग फैक्टर है, इस फाइब्रिन को ये प्लाज्मिन एंजाइम कट करने लगता है, यानी कि इट इज अ फाइब्रिन कटर। ये फाइब्रिन स्ट्रैंड्स को कट करने का काम करता है और अल्टीमेटली इस फाइब्रिन को तोड़कर एफडीपी प्रोड्यूस करवाता है, यानी कि फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपकी एंडोथीलियम एंटी कोएगुलेशन मैकेनिज्म को मेंटेन करके रखती है या एंटी कोएगुलेंट फैक्टर्स को रिलीज करती है, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में नॉन इंजर्ड साइट पर अनवांटेड क्लॉटिंग देखने के लिए नहीं मिलती है और ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। आई होप स्टूडेंट्स each and every concept will be very clear. So students, this is enough for today. In the next lecture, we will discuss how during injury from the constituent of blood can plug the damaged opening. किस तरीके से इंजर्ड वाले केस में, यानी कि इंजरी वाले केस में आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसके खुद के कंपोनेंट्स किस तरीके से इंजर्ड साइट की ओपनिंग को प्लग करने में हेल्प करते हैं। Students, till then, keep learning, keep exploring, and always remember medical science is the most important and interesting field for understanding your health and your life. Thank you so much. See you in the next lecture.